मैंने थंबनेल में लिखा है ऐसा ग्रह जो आपके पूरे जीवन को धन्य कर सकता है, तो हम ऐसे ग्रह की बात करेंगे। मेरे वीडियो कभी भी सनसनी मचाने वाले नहीं होते कि थंबनेल कुछ और हो, मैटर कुछ और हो। मुझे प्रसिद्ध होने का कोई लोभ नहीं है और यही कारण है कि मैं आप में से किसी को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए कभी नहीं बोलता हूं। आपकी इच्छा है, आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो प्रभु की इच्छा है। हमारा कर्म है, कर्म कर रहे हैं। तो जो थंबनेल लिखा गया है, हम उस पर समझते हैं कि हमने ऐसा थंबनेल लिखा क्यों है। तो आप सभी ने वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में समझा होगा, जाना होगा, बहुत कुछ जानते होंगे वर्गोत्तम ग्रह के बारे में। वर्गोत्तम ग्रह के बारे में ही मैं बताने वाला हूं, लेकिन कुछ विशेष बात बताने वाला हूं। वर्गोत्तम ग्रह कोई भी ग्रह जिस राशि में, जैसे मान लीजिए कि यहां पर बुध स्थित है मेष राशि में, और नवांश कुंडली में भी बुध मेष राशि में हो, तो फिर ऐसे ग्रह को हम वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। और वर्गोत्तम ग्रह शुभ फल देता है, थोड़ा बलवान भी हो जाता है। कोई भी ग्रह किसी भी राशि में जो लग्न कुंडली में स्थित है, यदि उसी राशि में नवांश कुंडली में भी स्थित होता है, तो उसे हम वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में जो वर्गोत्तम ग्रह हैं, वो लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, सप्तांश कुंडली में भी वर्गोत्तम होता है, लेकिन फिर दूसरी और कुंडलियों में वर्गोत्तम नहीं होता है। कोई ग्रह किसी की कुंडली में केवल नवांश में ही वर्गोत्तम होगा और किसी वर्ग कुंडली में नहीं। किसी की कुंडली में 2 वर्ग कुंडलियों में वर्गोत्तम हो जाएगा, किसी की कुंडली में 3 वर्ग कुंडलियों में वर्गोत्तम हो जाएगा, किसी के में 4 वर्ग कुंडलियों में वर्गोत्तम हो जाएगा। तो जितनी वर्ग कुंडलियों में वर्गोत्तम होगा, उन कुंडलियों का अच्छा फल देता है वो ग्रह। वो शुभ हो जाता है, बलवान हो जाता है। अब ये जो लग्न कुंडली है, हम इसे D1 कहते हैं, इसके बाद में D2 और फिर D3, D4, D7, D9, D10, D12, D16 और फिर इसके बाद D30 और D60। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 वर्ग कुंडलियां हैं। D1 ये तो पूरे जीवन के लिए देखी जाती है। D2 केवल धन के लिए देखी जाती है। D3 छोटे भाई बहन के लिए, और कभी कभी कुछ आपके साथ रोग या एक्सीडेंट के लिए भी देखी जाती है। D4 अचल संपत्ति के लिए, भूमि, भवन, वाहन एवं अचल संपत्ति जो भी है, उन सभी के लिए D4 देखी जाती है। D7 सप्तमांश कुंडली कहते हैं, ये संतान के लिए देखी जाती है। D9 विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। इसके अलावा लग्न कुंडली के सापेक्ष भी देखी जाती है, ग्रहों का बल ज्ञात करने के लिए।
D10 ये कैरियर के लिए देखी जाती है। D12 माता पिता के लिए देखी जाती है। D16 सुख दुख के लिए देखी जाती है। D30 ये बड़े एक्सीडेंट, बड़े रोग आदि के लिए देखी जाती है। कभी कभी विवाह के संदर्भ में देखी जाती है। तो ये इतनी वर्ग कुंडलियां अभी मैंने आपको बताई। अब वर्गोत्तम ग्रह, कोई भी ग्रह यदि मेष राशि और तुला राशि, मेष राशि मंगल की राशि है, तुला राशि शुक्र की राशि है, यदि इन दोनों में से किसी भी राशि में वो ग्रह 0 से लेकर 2 अंश तक स्थित है, 0 से लेकर 2 अंश तक, तो ऐसा ग्रह 1 2 3 4 5 6 नहीं, पूरे 10 वर्गों में वर्गोत्तम हो जाता है। जब कोई भी ग्रह 10 वर्गों में वर्गोत्तम हो जाएगा तो इसका अर्थ यह है कि ऐसा ग्रह फिर जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस संबंध में बहुत शुभ फल ना करे। जब जब ऐसे ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब तब वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित हो, या संतान से संबंधित हो। आपको श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी, धन बहुत होगा, अचल संपत्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन साथी बहुत ही श्रेष्ठ होगा, आपके प्रति समर्पित होगा, आप दोनों के बीच अच्छे प्रेम संबंध होंगे। D10 आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा। D12 माता पिता से आपके संबंध प्रेम पूर्ण होंगे। तो इस तरह से ऐसा ग्रह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। लेकिन कुछ अन्य बातें भी हैं, कुछ अन्य शर्तें भी हैं। ऐसा ग्रह शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। अब शुभ भाव कौन कौन से हैं? ये 4 केंद्र भाव शुभ भाव कहलाते हैं। इनमें सबसे कम शुभ भाव सप्तम भाव होता है, क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव भी होता है। सबसे ज्यादा लग्न तो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, तो इससे शुभ ग्रह तो कुंडली में कोई होता ही नहीं है। इसके बाद दशम भाव सर्वश्रेष्ठ केंद्र भाव है, इससे थोड़ा कम चतुर्थ भाव श्रेष्ठ है। और त्रिकोण में लग्न तो त्रिकोण भी है, फिर सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण नवम भाव है, फिर ये पंचम भाव। तो ये भाव बहुत शुभ भाव है, केंद्र और त्रिकोण। इसके अलावा एकादश भाव और द्वितीय भाव ये भी भौतिक मामलों के लिए शुभ भाव माने जाते हैं, लेकिन शारीरिक मामलों के लिए ये क्रूर भाव है और ये मारक भाव है। शारीरिक मामलों के लिए और रिश्तों के मामलों में ये भाव बुरे भाव होते हैं। तो बुरे कब होंगे? जब वहां बैठा हुआ ग्रह पीड़ित हो जाएगा, तब वो बुरा करेगा, ऐसे नहीं बुरा कर देगा। तो केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हो, ऐसा वर्गोत्तम ग्रह बैठ जाए, या द्वितीय भाव या एकादश भाव में बैठ जाए,
तो बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। तो अब जैसे इस कुंडली में मेष राशि दशम भाव में है, सर्वश्रेष्ठ केंद्र भाव है। अब अगर यहाँ पर बुध 0 से लेकर 2 डिग्री तक होगा तो बुध 10 वर्गों में वर्गोत्तम हो जाएगा। ये तुला राशि है। तुला राशि में अगर कोई ग्रह 0 से लेकर 2 डिग्री तक होगा तो वो 10 वर्गों में वर्गोत्तम हो जाएगा। तो पहली शर्त तो ये है कि मेष और तुला राशि में 0 से 2 अंश के बीच में हो, ये पहली शर्त है। मेष राशि और तुला राशि में 0 से 2 अंश के बीच में। इसके अलावा दूसरा, शुभ भाव में स्थित हो। तीसरा, शुभ भाव का स्वामी हो। चौथा, नीच वक्री अस्त ना हो। पांचवा, किसी भी अशुभ एवं क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित ना हो। ये 5 पॉइंट है। अब इनमें से जितने पॉइंट्स मिलेंगे उतना ज्यादा वो ग्रह बलवान और शुभ फल देगा, और जितने कम मिलेंगे उतना कम मात्रा में फल देगा। देगा तो शुभ फल, लेकिन मात्रा कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको समझना है कि पहला, मेष और तुला राशि में 0 से 2 अंश। दूसरा, शुभ भाव में स्थित हो। तीसरा, शुभ भाव का स्वामी हो। चौथा, नीच वक्री अस्त ना हो। पांचवा, किसी भी अशुभ एवं क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित ना हो। अब मान लीजिए कि किसी एक अशुभ एवं क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित हो गया, तो क्या उसके सारे अच्छे फल खत्म हो जाएंगे? नहीं, थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और किस कुंडली में पीड़ित है ये भी मायने रखेगा। मान लीजिए लग्न कुंडली में पीड़ित नहीं, अच्छा है, लेकिन नवांश कुंडली में बुरे भाव में चला गया और पीड़ित हो गया, तो फिर वैवाहिक जीवन के संदर्भ में थोड़ा कमी आ जाएगी उसके शुभ फलों में। अब इसके बाद अगर सप्तमांश कुंडली में वो पीड़ित नहीं है और शुभ भाव में स्थित है, शुभ राशि में स्थित है, तो संतान श्रेष्ठ होगी। अब अगर दशमांश कुंडली में वो फिर किसी बुरे भाव और बुरी राशि में है, थोड़ा पीड़ित हो गया, तो करियर के लिए कम शुभ फल करेगा, बहुत अच्छा फल नहीं करेगा। बुरा नहीं करेगा, लेकिन अच्छा फल की जो मात्रा है वो थोड़ी कम हो जाएगी। फिर मान लीजिए कि जो चतुर्थांश कुंडली है, D4, अगर वहां पर वो अच्छे भाव में है, अच्छी राशि में है और पीड़ित नहीं है, तो आपके पास अचल संपत्ति, वाहन, नौकर चाकर, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी उपलब्ध होंगी आपको। तो ये सारी बातें आपको देखना है, इसके बाद निर्णय करना है। तो यदि ऐसा ग्रह आपकी कुंडली में है तो ये आपके जीवन को धन्य कर देता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपको जब जब इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, बहुत अच्छा ये परिणाम देकर जाएंगे आपको। आप लोगों को
यदि आप मेरे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊं आपके लिए, कमेंट में लिख सकते हैं।